मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग के दौरान बहुत सारे गैस जो एटमॉस्फेयर में गैस है वो हमारे शरीर के अंदर जाता है। उसका शरीर में एक्सचेंज कैसे होता है, विनिमय कैसे होता है, आज का जो टॉपिक है इसी को हम लोग को देखना है, कैसे एक्सचेंज होगा उसका। तो उसको समझाने के लिए हमने एक यहाँ फिगर ड्रॉ किया। देखिए यह जो है इसको कहते हैं हम लोग नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल कहने का मतलब हुआ नाक का छिद्र। हमारा जो फेफड़ा है वह वायुमंडल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है नासिका छिद्र के द्वारा, नॉस्ट्रिल के द्वारा। जैसे ही हम इनहेल किए, सांस लिए, तो इस प्रोसेस को हम लोग विज्ञान में कहते हैं प्रश्वास। इसको हम लोग कहते हैं प्रश्वास, इनहेलेशन। यह प्रोसेस कहलाता है इनहेलेशन। तो इनहेलेशन प्रोसेस से हमारे शरीर में गैस, जो वायुमंडल में गैस था, वह गैस देखिए इसी रास्ते से होते हुए यहाँ पर आता है। यह जो जगह है, यह जगह कॉमन प्लेस है भोजन का भी और हवा का भी। भोजन भी कीजिएगा तो इस जगह पर आएगा, और हवा भी अंदर ग्रहण कीजिएगा तो इस जगह पर आएगा। तो यह जो शरीर में कॉमन प्लेस है गैस का और भोजन का, उसको हम लोग कहते हैं फायरिंग्स। तो नोस्ट्रिल से होते हुए, फायरिंग्स होते हुए यह चला आता है इस तरह। देखिए एक चीज़ यहाँ पर भी जानिए कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन की नलिया हो गया और श्वास की नलिया हो गया। तो हो सकता है कि आपके भोजन का जो कण है, जो दाना है, ग्रेन्यूल्स है, वह आपके श्वास नली में आते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस। जैसे ही भोजन निकलिएगा यह एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, आपका भोजन इधर चलाएगा, पेट में चलाएगा, और सांस लेने के दौरान यह खुल जाता है। तो यहाँ से हम लोग सांस अंदर किए, यह आया, यह स्ट्रक्चर जो आया, यहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू हो जाता है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। इस स्ट्रक्चर को पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, जब हम अगला क्लास लेंगे तब इस स्ट्रक्चर को पढ़ाएंगे। अभी मेरा उद्देश्य है कि गैस का विनिमय कैसे होता है इसको समझना है। तो यहाँ हवा है ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद यह जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकस। यह ब्रोंकस भी डिवाइड होता है और इसको कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोल्स। तो सब लिखा हुआ है यहाँ पर। अब ब्रोंकियोल्स के बाद यह जो रचना देख रहे हैं, यह सब डिवीजन होते जाता है। इसको कहते हैं एल्वियोलर डक्ट, इसको कहते हैं एल्वियोलाई। कहने का मतलब मेरा यह है कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तो वो हवा भिन्न भिन्न रास्तों से होते हुए, आपके श्वसन मार्ग से होते हुए आपके फेफड़ा में जाता है। और फेफड़ा में मिलियंस वायुकोष होते हैं। 1, 2, 10, 20 की बात नहीं होती, मिलियंस। पूरा फेफड़ा आपका वायुकोष से भरा हुआ है, पूरे फेफड़े में वायुकोष भरा होता है। तो फाइनली जो हम गैस यहाँ पर ग्रहण किए, यह गैस कहाँ चला गया, हमारे फेफड़ा के वायुकोष में चला गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए इस वायुकोष को समझने के लिए हमने यहाँ पर वायुकोष को बड़ा करके बनाया है ताकि हम वायुकोष के विषय में जानकारी प्राप्त करें। यह मेरा एल्वियोली है, इसको हम लोग एयर सैक भी कहते हैं, हिंदी में इसको वायुकोष कहते हैं। तो जो सांस हम लिए हैं इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान, वह सब गैस हमारे एल्वियोलाई में आकर के यहाँ पर जमा है। इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसमें कुछ इनर्ट गैस भी होते हैं। वायुमंडल में कुछ इनर्ट गैस है जैसे आर्गन वगैरह है, वाटर वेपर भी होते हैं। सब हमारे फेफड़ा में आता है और फेफड़ा की एल्वियोलाई के पास आता है। अब इस एल्वियोलाई से हमारे रक्त में कैसे जाता है इसी को समझना है। देखिए सबसे पहला चीज देखिए, एल्वियोलाई का जो दीवार होता है, हमने इसको यहाँ पर बड़ा आपको समझने के लिए बनाया है, लेकिन एल्वियोलाई के दीवार के विषय में यह जानिए कि इसका जो वाल होता है बहुत थीन होता है। सबसे पहला चीज इसमें यह जानना है कि थीन वाल, एल्वियोलाई का जो वाल होता है वह बहुत पतला होता है। क्यों पतला होता है इसको भी हम समझाएंगे। और एल्वियोलाई के दीवार के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का
जाल होता है। ब्लड कैपिलरीज को हिंदी में रक्त केशिका कहते हैं। रक्त केशिका बहुत पतली पतली नली होती है रक्त की, जो पूरे एल्वियोलाई पर एकदम जाल की तरह चिपका रहता है, फैला रहता है रक्त केशिका का जाल। उसी रक्त केशिका को हम थोड़ा मोटा करके बनाए हुए हैं और उस रक्त केशिका में क्या होगा, रक्त होगा। तो यहाँ पर रक्त को बताए और इस रक्त केशिका को यहाँ पर बताए। एल्वियोलाई का जो दीवार है वह दीवार पतला होता है और उस दीवार पर रक्त केशिकाओं का जाल होता है, मतलब वहाँ पर ब्लड जो है पर्याप्त मात्रा में होता है। इसीलिए लंग्स को देखिएगा तो गुलाबी दिखेगा, क्योंकि पूरा ब्लड कैपिलरी का जाल होता है। अब इस नाइट्रोजन को जाना है, इसमें नाइट्रोजन भी जा सकता है, ऑक्सीजन भी जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा सकता है। लेकिन हम लोग यह बचपन से ही समझते आए हैं कि श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ही सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ही जाता है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाता है। तो क्यों नहीं जाता है, पहले इसको समझ लीजिए। उसको समझने के लिए हम लोग को जानना होगा एक टर्म, इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, इसको हम लोग कहते हैं आंशिक दाब। यह पार्शियल प्रेशर क्या है, इसको पहले हम लोग समझिए। देखिए, कोई भी गैस का मिक्सचर है, जैसे एयर क्या है, गैस का मिक्सचर, इसमें गैस मिला हुआ है। अब इसमें जो भी गैस है, उस गैस के द्वारा किसी गैस के मिश्रण में किसी विशिष्ट गैस के द्वारा, किसी खास गैस के द्वारा, किसी एक गैस के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, जो दाब लगाया जाता है, उसी को कहते हैं पार्शियल प्रेशर। देखिए, गैस का जो यह गुण होता है वह प्रेशर दबाव डालती है। हम लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे गैस के गुण में कि वह दबाव डालती है, उसका गुण है, वह दबाव डालेगा। तो यहाँ पर जो एयर है उसमें बहुत सारे गैस हैं, तो सब गैस का अपना अपना अलग दबाव है। जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन का जो दबाव होगा वह दबाव उसका आंशिक दाब कहलाएगा। इस गैस के मिश्रण में ऑक्सीजन का जो दबाव होगा वह उसका आंशिक दाब कहलाएगा। इस गैस के मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड का जो दबाव होगा वह उसका आंशिक दाब कहलाएगा। तो गैस जो होता है अधिक आंशिक दाब वाले क्षेत्र से कम आंशिक दाब वाले क्षेत्र की तरफ ट्रैवल करते हैं। उनका यह गुण है, वह किधर से किधर जाएंगे, आंशिक दाब जहाँ ज़्यादा होगा उस क्षेत्र से कम आंशिक दाब वाले क्षेत्र की तरफ ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण है। अब चलिए, लेकिन आपका जो ब्लड है उस ब्लड में भी गैस का मिक्सचर है। जो वायुमंडल में गैस है वह सभी गैस आपके ब्लड में भी है, तो यह गैस भी दबाव डालेगा। ठीक है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, इस ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो आंशिक दाब होगा वह ब्लड में उपस्थित नाइट्रोजन के आंशिक दाब के बराबर होता है। यहाँ जो नाइट्रोजन दबाव डालेगा उतना ही दबाव ब्लड में जो नाइट्रोजन है उसका आंशिक दाब होगा। मतलब के नाइट्रोजन के आंशिक दाब के बराबर रक्त में जो नाइट्रोजन है उसका आंशिक दाब होता है। तो दोनों का जब बराबर आंशिक दाब होगा तो नाइट्रोजन आपके ब्लड में नहीं जाएगा। दूसरा चीज कि नाइट्रोजन गैस अक्रिय प्रकृति का होता है, इनर्ट होता है, या किसी से रिएक्शन करना नहीं चाहता है। दूसरा चीज कि ब्लड में यह घुलनशील भी नहीं होता है, यह डिजोल्व भी ब्लड में नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत चला भी गया तो यह ब्लड से कंबाइन नहीं करेगा, रक्त में रहेगा, फिर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखें कि नाइट्रोजन जो है आपके ब्लड में नहीं जाएगा, वह एल्वियोलाई में ही बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड का जो आंशिक दाब है ये रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब से कम होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हुआ, यहाँ पर ज़्यादा हुआ, तो गैस फ्लो करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इधर से फ्लो ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर इसकी मात्रा अधिक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें नहीं जाएगा। अब आ गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, आंशिक दाब है एल्वियोलाई में, वह ब्लड के ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से अधिक होता है। या इसको ऐसे समझिए, ऑक्सीजन का जो सांद्रण है, याद समझिए यहाँ पर मात्रा, ऑक्सीजन का जो मात्रा एल्वियोलाई में है वह रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक है। तो गैस का प्रवाह कहाँ से होगा? अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ होता है। जैसे वहाँ पर आप अगर अगरबत्ती जला देते हैं तो अगरबत्ती का जो स्मोक है, धुआं है, वह उसकी मात्रा वहाँ पर अधिक है, यहाँ पर कम है। तो उसका फ्लो कहाँ से होगा? उधर से इधर हो जाएगा, इधर से उधर नहीं होगा। तो अधिक सांद्रता है वहाँ पर उसकी, तो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ फ्लो होता है। तो यहाँ पर इसका सांद्रण अधिक है या इसका पार्शियल प्रेशर अधिक है, इसमें उपस्थित ऑक्सीजन की अपेक्षा, तो ऑक्सीजन का फ्लो कहाँ हो जाएगा? ऑक्सीजन का फ्लो रक्त में चला जाएगा। तो जो भी सांस हम लेते हैं उस सांस में जितना भी गैस शरीर के अंदर जाता है उसमें से ऑक्सीजन ही रक्त में जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन रक्त में जाएगा तो वहाँ रक्त में जानिए आपका जो ब्लड है, उस ब्लड में एक सेल होता है जिसका नाम होता है आरबीसी, और इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। अब जैसे ही रक्त में ऑक्सीजन गया, अब इसमें हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कॉम्बिनेशन हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा और रक्त में वह घूमते रहे। तो रक्त का पहुंच तो हर सेल तक है, हर सेल तक जाएगा। तो जैसे ही यह रक्त हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन किया है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लेके घूम रहा है और कहाँ जा रहा है? कोशिका के पास जा रहा है। तो जैसे ही कोशिका में जाएगा, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। कोशिका में जाएगा, यह कोशिका हो गया, और इस कोशिका में भोजन पच करके इस कोशिका में जमा, भोजन जो पचा है वह भोजन कहाँ जाता है? पच करके हमारे रक्त में जाता है और रक्त के बाद हमारे कोशिका में जाके जमा होता है, जहाँ पर उसका यूटिलाइजेशन होता है, उपयोग होता है। तो भोजन पच करके जो कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किए थे वह किस चीज़ में बदल गया है? कार्बोहाइड्रेट पच के बनता है ग्लूकोज। हम जो स्टार्च भोजन लेते हैं वह स्टार्च पच के ग्लूकोज बनाता है। हम जो प्रोटीन लेते हैं वह प्रोटीन पच जाता है एमिनो एसिड में, फाइनली एमिनो एसिड में उसका पाचन हो जाता है और वह कहाँ जाके जमा होगा? तो कोशिका में जाके जमा होगा। हम जो वसा खाते हैं वह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पचता है और जाके कोशिका में जमा होता है। हम जो विटामिन मिनरल्स लेते हैं वह सब भी कोशिका में जाके जमा रहता है। तो जो हम स्टार्च ग्रहण किए थे वह स्टार्च, वह कार्बोहाइड्रेट पच करके ग्लूकोज बना करके कोशिका में जमा है। जैसे ही यह हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका के पास आएगा, क्योंकि रक्त का पहुँच तो सब जगह है ना, जैसे ही यहाँ पर आएगा कोशिका के पास रक्त आएगा, तो इस हीमोग्लोबिन के पास, इस रक्त के पास ऑक्सीजन है। अब यहाँ कोशिका में ऑक्सीजन नहीं है
तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वह कम है, और इस रक्त में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, मतलब इसका सांद्रण ज़्यादा है, ऑक्सीजन का सांद्रण रक्त में ज़्यादा है और इस सेल में कम है। बस इसका फ्लो हो जाएगा ऑक्सीजन का कहाँ, किससे, रक्त से कोशिका में। तो यहाँ आप अभी हम लोग देखें कि गैस का जो प्रवाह होता है अधिक सांद्रण वाले क्षेत्र से कम सांद्रण वाले क्षेत्र में, तो यहाँ सांद्रण अधिक है तो यहाँ से फ्लो हो जाएगा क्या, इसमें। अब हमारे यहाँ पर चला आया ऑक्सीजन, जैसे ही ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिला अब इसके साथ रिएक्शन शुरू होगा, और रिएक्शन हो करके यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वाटर वेपर और एनर्जी, और इसी एनर्जी से हम लोग काम करते हैं या जो भी मेहनत करते हैं इसी एनर्जी से। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ ग्लूकोज का ऑक्सीजन से जो रिएक्शन हुआ उसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन, श्वसन। श्वसन या सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन नहीं है। श्वसन वैसी क्रिया है जिसमें हम लोग एनर्जी की प्राप्ति करते हैं, वह प्रोसेस जिसके द्वारा हमको एनर्जी मिलता है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ हम रेस्पिरेशन फिर हम अगले क्लास में बताएंगे उसको डिटेल से, इसमें भी बहुत तरह का प्रोसेस है। यहाँ हमको समझाना है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन हमारे सेल में चला गया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, बहुत ग्लूकोज का अणु है इसमें, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर अधिक हो गया, अब ब्लड में कम है, इसके अपेक्षा कम है। बस यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अब फिर आपके हीमोग्लोबिन से संयोग करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और यह बना देगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेकर के घूमते रहेगा, जैसे ही फेफड़ा में जाएगा फिर, क्योंकि फेफड़ा में इसको जाना, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेके फेफड़ा में गया, अब फेफड़ा में जाएगा तो एल्वियोलाई में जाएगा। अब देखिए अब क्या है, यहाँ इस ब्लड के साथ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, क्योंकि यह ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है ना, तो इसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में अधिक हो गई, मतलब इसका कंसंट्रेशन अधिक हो गया या इसका पार्शियल प्रेशर अधिक हो गया। तो ब्लड तो अब तो गैस का फ्लो कैसे हो रहा है, हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। जैसे ही पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक होगा तो क्या करेगा, यहाँ पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड ही लौटा देगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड लौटा दिया। दूसरा चीज गौर करने वाला चीज है कि ऑक्सीजन को तो ऑलरेडी छोड़ चुका है, तो इस ब्लड में जो ब्लड अभी आया है इसके पास, तो उसमें ऑक्सीजन का मात्रा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को सेल में छोड़ दिया। अब फिर सांस हम ले चुके हैं, फिर ऑक्सीजन को क्या करेगा, ब्लड ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके फिर कहाँ ले जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके सेल में, फिर इसको ऑक्सीजन को यहाँ छोड़ देगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, फिर फेफड़ा में जाएगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, फिर ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन को फिर ग्रहण किया, फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, फिर सेल के पास आया, सेल को ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उसको लंग्स में जाके छोड़ा, फिर हम लोग उसको शरीर से बाहर कर दिया। इस तरह से गैसीय एक्सचेंज हमारे शरीर में होते रहता है, गैस का एक्सचेंज होते रहता है, विनिमय होता है, एक्सचेंज को विनिमय कहते हैं। ये प्रक्रिया हमेशा कंटिन्यू चलते रहती है। इसमें कोई सर कोई डाउट, कोई सवाल कुछ अगर है तो बताइए, इसमें हम लोग करते हैं, फिर इसको देखते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन को डिटेल